एक ऐसी कंपनी जिसे इंडिया का लगभग हर घर जानता है। मैट्रेस हो, सोफा हो या फिर हो बेड, इस कंपनी ने अपने D2C यानी डायरेक्ट टू कस्टमर से फर्नीचर इंडस्ट्री का पूरा बिजनेस मॉडल ही चेंज कर दिया है। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं वेकलिफ्ट के IPO के बारे में। लेकिन सवाल अब ये आ जाता है कि क्या ये जो IPO है, क्या ये फायदे का सौदा होगा या फिर नुकसान करा देगा। चलिए पता लगाते इस वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष गुप्ता आपका स्वागत करता हूँ हमारे चैनल मार्केट इन्वेस्टर में, जहाँ पर मिलती है फाइनेंस और स्टॉक मार्केट की रियल नॉलेज, वो भी आसान शब्दों में। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। इस IPO को हम पूरे डिटेल में एनालिसिस करेंगे, बिजनेस मॉडल, फाइनेंशियल्स, GMP, इन सभी टॉपिक्स का एक अच्छे से ब्रेक डाउन करेंगे ताकि आप एक स्मार्ट डिसीजन ले सको। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपका दिल से धन्यवाद करना चाहता हूँ। आप सभी ने विद्या वायर्स वाले IPO के रिव्यू को बहुत ही ज्यादा सपोर्ट और प्यार दिखाया, जिसकी वजह से हमारी वीडियो को लगभग 2000 लोगों ने देखा है और ये सारा का सारा क्रेडिट आप सभी का है। सो इतने प्यार और सपोर्ट के लिए दिल से धन्यवाद। शुरुआत करते कंपनी से कि कंपनी करती क्या है और साथ ही में जानते हैं इसका बिजनेस मॉडल क्या है। इस कंपनी की शुरुआत 2016 में हुई थी। शुरुआत में ये जो कंपनी है मेमोरी फोम मैट्रेस से फेमस हुई, और जैसा कि मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में बताया, ये जो कंपनी है D2C के सेगमेंट में काम करती है। यानी ये जो अपने प्रोडक्ट होते हैं उनको डायरेक्ट फैक्ट्री से मैन्युफैक्चर करके कंज्यूमर तक ये सेल करती है, और इसके बीच में कोई भी मिडल मैन नहीं होता है, जिससे इस कंपनी का मार्जिन अच्छा खासा बढ़ जाता है। कुल मिलाकर के जो कस्टमर है उसको कम कॉस्ट में एक अच्छी क्वालिटी का फायदा हो जाता है। वैसे देखा जाए कंपनी काफी सारी चीजें ऑफर करती है, जैसे मैट्रेसेस, पिलो, बेड, सोफा। साथ ही में कंपनी फर्निशिंग और होम डेकोर के आइटम्स भी सेल करती है। ये कंपनी अपने जितने भी प्रोडक्ट्स हैं उसको ऑनलाइन प्लस ऑफलाइन 125 स्टोर से सेल करवाती है। वेल, ये तो हमने देख लिया कि कंपनी करती क्या और इसका बिजनेस मॉडल क्या है। अब हम बात कर लेते हैं इस IPO के इंपॉर्टेंट टाइमलाइन और इंपॉर्टेंट डिटेल्स के बारे में। शुरुआत करते हैं इसके टाइमलाइन से। इस IPO की जो ओपनिंग है वो 8 दिसंबर से लेकर के 10 दिसंबर तक को देखने को मिलेगी, और इसकी जो अलॉटमेंट है वो आपको 11 दिसंबर को देखने को मिलेगी। और बात करेंगे अगर हम इसकी लिस्टिंग की, तो जो इसकी लिस्टिंग है वो 15 दिसंबर को हो जाएगी। यानी 15 दिसंबर को इसके शेयर्स के अंदर आप बाय सेल कर सकते हैं। चलिए अब हम कुछ और इंपॉर्टेंट डिटेल्स के बारे में जान लेते हैं। इस IPO का जो टोटल इशू साइज रहने वाला है वो 1288 करोड़ का रहने वाला है, जिसमें से 377 करोड़ का फ्रेश इशू है और बाकी बचा हुआ 911 करोड़ का ऑफर फॉर सेल है। इसी के साथ अगर हम इसके प्राइस बैंड की बात करेंगे तो यहाँ पर हमें 185 रुपीज से लेकर के 195 रुपीज तक का इसका प्राइस बैंड देखने को मिलेगा। इनके एक लॉट के अंदर 76 शेयर्स रहेंगे, और अगर आपको रिटेल कैटेगरी से इसका एक लॉट अप्लाई करना है तो आपके पास 14,820 रुपीज की अमाउंट होनी चाहिए। बाकी स्मॉल HNI, बिग HNI की डिटेल्स आप ऊपर चेक कर सकते हैं। अब हम जान लेते हैं इस IPO के रिजर्वेशन कैटेगरी के बारे में। ये अपना 75% का स्टेक QIB को, 10% का रिटेल कैटेगरी को और 15% का नेट इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स को ऑफर कर रहे हैं। तो दोस्तों, हमने इस IPO की इंपॉर्टेंट डिटेल्स और टाइमलाइन को देख लिया। अब हम बात कर लेते हैं इनके फाइनेंशियल्स के बारे में और कुछ फंडामेंटल्स नंबर्स को चेक कर लेते हैं। वेल, देखा जाए इसके जो फाइनेंशियल्स थे काफी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड थे। हमने इन सबका टोटल नंबर करके बिल्कुल ही इजी बना दिया ताकि आप अच्छे से समझ सके। शुरुआत करते हैं इनके असेट से। तो मार्च 2023 के अंदर 791 करोड़, 2024 के अंदर इनका जो असेट है 928 करोड़ का हो जाता है, और इस वक्त 2025 में जो इनका असेट है वो 1220 करोड़ का हो जाता है। तो कुल मिलाकर हम कह सकते हैं जो इसका असेट है वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में देखने को मिल रहा है। अब हम बात कर लेते हैं टोटल इनकम के बारे में, यानी कि रेवेन्यू के बारे में। ये वो पैसा होता है जो कंपनी के कारोबार से कंपनी के पास आता है। तो 2023 के अंदर जो इनका रेवेन्यू था वो 820 करोड़ का था। 2024 में इंक्रीज होकर हो जाता है 1017 करोड़ का, और 2025 में अगेन ये इंक्रीज होकर हो जाता है 2046 करोड़ का। जो इनका रेवेन्यू वो भी यहाँ पर बढ़ते हुए देखने को मिल रहा है। अब हम बात कर लेते हैं प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की, यानी वो पैसा जो कंपनी ने अपना एज अ प्रॉफिट बचाया हो। 2023 के अंदर ये जो कंपनी थी 145 करोड़ के लॉस में थी। 2024 के अंदर इस कंपनी ने थोड़ा अच्छा परफॉर्म करके जो इनका लॉस है वो काफी ज्यादा कम होकर के सिर्फ 15 करोड़ का रह जाता है। और बात करेंगे इस टाइम पर, इस कंपनी ने इस साल अपने लॉसेस को रिकवर करके अब ये कंपनी प्रॉफिट कमाने लग गई है, और इस टाइम पर सिर्फ 57 लाख के प्रॉफिट पर है। इसके अलावा मैं एडिशनली आपको बताना चाहूंगा, मार्च 2025 के अंदर इस कंपनी ने 35 करोड़ रुपीस का लॉस किया था, लेकिन सितंबर के क्वार्टर के अंदर इस कंपनी ने 35.57 करोड़ का प्रॉफिट किया है। अगर हम इसको कैलकुलेट करके देखेंगे तो इस टाइम पर कंपनी 57 लाख के प्रॉफिट पर है। इसी के साथ अब हम नेटवर्थ के बारे में जान लेते हैं। तो 2023 के अंदर जो इनका नेटवर्थ था वो 505 करोड़ का था। 2024 के अंदर ये इंक्रीज होकर हो जाता है 543 करोड़ का। 2025 के अंदर जो इनकी नेटवर्थ है वो 557 करोड़ की हो जाती है। इसी के साथ अब हम बात कर लेते हैं रिजर्व एंड सरप्लस के बारे में। ये वो पैसा होता है जो कंपनी के बुरे वक्त या फिर अपने एक्सपेंशन और ग्रोथ के लिए कंपनी के पास एज ए रिजर्व रखा होता है। तो 2023
के अंदर जो इनका रिजर्व एंड सरप्लस था 486 करोड़ का था। 2024 में ये इंक्रीज होकर हो जाता है 523 करोड़ और 2025 यानी कि इस वक्त कंपनी के पास 522 करोड़ के रिजर्व एंड सरप्लस मेंटेन्ड है। अब हम बात कर लेते हैं टोटल बोरिंग्स के बारे में कि कंपनी के ऊपर कितना कर्जा है। कंपनी के ऊपर 2024 के अंदर 7.36 करोड़ की बोरोइंग्स थी। अगर मैं इस वक्त की बात करूं 2025 में इस कंपनी के ऊपर कोई भी बोरोइंग्स नहीं है। ये तो हमने फाइनेंशियल्स को चेक कर लिया। अब हम कुछ और फंडामेंटल डिटेल्स को जान लेते हैं। इस कंपनी का जो रिटर्न ऑन इक्विटी है वो -6.58% का देखने को मिल रहा है। इसी के साथ कंपनी का जो डेट टू इक्विटी रेशियो वो 0.53 का है। इसी के साथ यहाँ पर जो कंपनी का प्रॉफिट मार्जिन है वो यहाँ पर माइनस में देखने को मिल रहा है, जो कि है -2.75% का। और इस कंपनी की जो मार्केट कैपिटलाइजेशन रहने वाली है वो 6,373 करोड़ की रहने वाली है। ये तो हमने इस कंपनी के फाइनेंशियल्स और फंडामेंटल डिटेल्स को चेक कर लिया। अब हम बात कर लेते हैं इस आईपीओ से जुड़े हुए जीएमपी के बारे में। फिलहाल इस आईपीओ की जो जीएमपी है वो 18.46% से ऊपर देखने को मिल रही है, यानी पर लॉट पर हमें 2700 रुपए तक का प्रॉफिट देखने को मिल सकता है। बाकी मैं डिस्क्लेमर देना चाहूंगा, आप जीएमपी पे रिलायबल नहीं रह सकते, ये टाइम आने पर चेंज हो जाते हैं। अगर आपको आईपीओ और जीएमपी के अपडेट्स चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं, जहां पर मैं डेली ही जीएमपी के अपडेट्स देता हूं। ये बिल्कुल ही फ्री है, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में, आप वहां से जाकर के हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। ये तो हमने बात कर ली इस आईपीओ की जीएमपी के बारे में। अब हम बात कर लेते हैं इस आईपीओ के ऑब्जेक्टिव्स के बारे में। इस आईपीओ से जो मिलने वाला पैसा है उससे ये कंपनी आने वाले फ्यूचर में क्या करना चाहती है, चलिए अब हम इसके ऑब्जेक्टिव्स में जान लेते हैं। देखा जाए इस आईपीओ के सिर्फ 4 ऑब्जेक्टिव्स देखने को मिल रहे हैं, जिसमें से इनका पहला ऑब्जेक्टिव यह है कि कंपनी 30.84 करोड़ से 117 नए स्टोर्स खोलेगी। और इसी के साथ इसका जो दूसरा ऑब्जेक्टिव है उसके अंदर ये कंपनी 161 करोड़ रुपीस से अपने पुराने स्टोर्स का रेंट और साथ ही में लीज और एग्रीमेंट पर खर्च करेगी। साथ ही में ये कंपनी 15.41 करोड़ से नई मशीनरीज लगाएगी और साथ ही में 108 करोड़ रुपए से ये जो कंपनी है अपने ब्रांड, मार्केटिंग और एडवर्टाइजमेंट पे खर्च करेगी। देखा जाए ये कंपनी के ऑब्जेक्टिव्स को देखकर पता लग रहा है कंपनी अपने आने वाले ग्रोथ के लिए काफी ज्यादा सीरियस है। ये तो हमने सारी डिटेल्स को चेक कर लिया, समझ लिया। अब हम बात कर लेते हैं अपने मेन कंक्लूजन के बारे में, और कंक्लूजन में पता लगाते हैं इस आईपीओ के अंदर अप्लाई करना सही रहेगा या फिर नहीं। कंक्लूजन जानने से पहले मैं आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। हम बहुत ही ज्यादा मेहनत से और हार्डवर्क से ये आईपीओ की डिटेल को एनालाइज करते हैं और आपको बिल्कुल ही सिंपल शब्दों में बताते हैं ताकि आप एक अच्छा डिसीजन ले सके। तो प्लीज हमारी मेहनत की कदर करते हुए इस वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। इस कंपनी का जो रेवेन्यू पिछले एक साल में 28% से इंक्रीज हुआ है, लेकिन अगर हम बात करेंगे प्रॉफिट्स की तो वो यहाँ पर 133% से डिक्लाइन होते हुए देखने को मिल रहे हैं। रेवेन्यू तो इंक्रीज हुआ है लेकिन प्रॉफिट डिक्रीज हुआ है। लेकिन इनकी बैलेंस शीट में मेरे को एक खास चीज नजर आई, कंपनी के मार्च के क्वार्टर के अंदर लॉस था लेकिन सितंबर का क्वार्टर में कंपनी ने प्रॉफिट कमाया है। तो इस साल स्टिल ये कंपनी 57 लाख के प्रॉफिट्स में है। बाकी इस कंपनी की बैलेंस शीट में एक पॉजिटिव चीज नजर आ रही है, कंपनी के पास कोई भी बोरोइंग्स देखने को नहीं मिल रही है और साथ ही में कंपनी के पास 522 करोड़ रुपीस का एक अच्छा खासा रिजर्व एंड सरप्लस मेंटेन्ड है। अगर मैं नेगेटिव्स की बात करूं, कंपनी का जो प्रॉफिट मार्जिन है वो अभी माइनस में है, जो कि है -2.75%। यही एक रीजन है जो कंपनी अपने प्रॉफिट के लिए काफी ज्यादा स्ट्रगल कर रही है। और बात करेंगे इनके पीयर कंपैरिजन की, तो इसके कंपैरिजन में एक कंपनी है जिसका नाम है शीला फोम्स, उससे हमने इस कंपनी को कंपेयर किया। कंपेयर करके पता लगा कि वो जो कंपनी काफी ज्यादा प्रॉफिटेबल है लेकिन ये कंपनी प्रॉफिट के लिए स्ट्रगल कर रही है। लेकिन खास बात यह है कि इस कंपनी का जो बिजनेस मॉडल है वो D2C है। तो हम ये कह सकते हैं कि अभी ना सही लेकिन आने वाले टाइम में कंपनी अपना एक अच्छा खासा प्रॉफिट कर सकती है, क्योंकि इस कंपनी का जो बिजनेस मॉडल है वो आने वाले टाइम में इस कंपनी को प्रॉफिटेबल बना सकता है। लेकिन अभी की रियलिटी के हिसाब से कंपनी अभी लॉस में है। अब हम आ जाते हैं अपने मेन सवाल पर कि इस आईपीओ के अंदर क्या करना सही रहेगा। तो कुल मिलाकर मैं ये कहना चाहूंगा कि कंपनी ओवरऑल लॉस में है लेकिन कंपनी का जो बिजनेस मॉडल है वो काफी ज्यादा अच्छा है। आने वाले टाइम में इसके नंबर्स में सुधार हो सकते हैं। तो कुल मिलाकर के ये कि अगर आपको इस आईपीओ के अंदर अप्लाई करना है तो आप लिस्टिंग गेन के लिए ही अप्लाई करें, लॉन्ग टर्म का ना सोचे। इस आईपीओ के दूसरे दिन अगर इसकी जीएमपी अच्छी देखने को मिली तो आप अप्लाई करने का सोच सकते हैं। बाकी इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए दिल से धन्यवाद। बाकी अगर आपका कोई भी डाउट हो या फिर कोई भी सवाल हो तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर पूछे, मैं सारे कमेंट्स का रिप्लाई खुद करता हूँ। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दे। बाकी हम एम करते हैं इस वीडियो पर 30 लाइक्स का, तो प्लीज लाइक जरूर करें। बाकी मैं मिलता हूँ किसी और वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए। गुड बाय, जय हिंद।